आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा भारत में बनी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान की भी है। हरियाणा की चरखी दादरी में शादी के दौरान शपथ का अनोखा वीडियो सामने आया है। दरअसल बादल गांव में कोमल और आयुष सांगवान की शादी हुई, जिसमें नव जोड़े ने फेरों के दौरान 7 जन्मों का साथ निभाने के अलावा मतदान करने की भी शपथ ली। इतना ही नहीं, शादी में शरीक हुए रिश्तेदारों और परिजनों को भी आगामी चुनाव में मतदान करने के लिए दूल्हा दुल्हन ने शपथ दिलाई। शादी में ली गई इस अनोखी शपथ की अब खूब चर्चा हो रही है। पूछा बेटी से, बेटी क्या बात है, तो उसने कहा कि मैं एक अनोखी पहल शुरू करना चाहती हूँ। कोई भ्रूण हत्या का फेरा लेते हैं, कोई स्वच्छ अभियान का फेरा लेते हैं अलग से। तो मैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है ना 8वां फेरा लेना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक बार फिर से सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। गर्मी की शुरुआत से पहले ही यहाँ के करीब 310 गांवों में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। हालांकि सैकड़ों टैंकरों से प्रभावित इलाकों में पानी पहुँचाया जा रहा है। खास बात तो ये है कि कई गांवों में टैंकर का पानी कुएं में छोड़ दिया जा रहा है और घरों के बाहर लोगों के प्लास्टिक के खाली ड्रम रखे हुए हैं ताकि उनका नंबर आने पर वो अपने हिस्से का पानी कुएं से भर सके। इंदौर में प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री सोते नजर आए। दरअसल कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। तभी दोनों मंत्री विजय शाह और तुलसीराम सिलावट गहरी नींद में थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब इस वीडियो को कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेंदुए को पकड़ने गई वन विभाग की टीम जान बचाती नजर आई। दरअसल वन विभाग को खबर मिली थी कि कोटड़ी के एक गांव में खूंखार तेंदुआ छिपा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम बगैर सुरक्षा उपकरणों और संसाधनों के तेंदुए को पकड़ने पहुंच गई और चारपाई के जरिए तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी। लेकिन तेंदुआ तो पकड़ नहीं आया, बल्कि उसने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया और फिर जंगल की तरफ भाग निकला। जयपुर के सांगानेरी प्रिंट में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान बनाने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि इस कुरान का वजन करीब 2.5 क्विंटल है और इसकी लंबाई करीब 10.5 फीट और चौड़ाई 7 फीट से ज्यादा है, जिसे उठाने के लिए करीब 20 से 25 लोगों की जरूरत पड़ती है और इसके एक पन्ने को पलटने के लिए 2 लोगों को हाथ लगाना पड़ता है। रमजान के पाक महीने में 64 पन्ने की इस अनोखी कुरान को देखकर हर कोई हैरान है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली से अक्सर गाड़ियां चोरी होने की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के किन इलाकों में कार चोर सबसे ज्यादा गाड़ियां चुराते हैं? हाल ही में इसे लेकर इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी एको की एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दिल्ली के उन 5 इलाकों का जिक्र किया गया है जहां लोगों की गाड़ियां अक्सर चोरी की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चोरी के मामले में राजधानी दिल्ली चोरों की पहली पसंद है और दिल्ली में हर 14 मिनट में एक कार चोरी हो जाती है। लिहाजा दिल्ली के कार चोरों से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। रात के टाइम में आते हैं और आके उठा के ले गए और 2 घूसा मारते हैं बस, और एक स्केल साइड में और गाड़ी गायब। अगर आप चेक करें ये जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ एक को छोड़ के कोई शांति मार्ग का मिलेगा, कोई नालंदा चौक का मिलेगा, कोई कहीं का मिलेगा, कोई कहीं का मिलेगा। जिसका आया वहाँ खड़ी करी और चल दी। क्या आप जानते हैं कि गाड़ी चोरी के मामले में टॉप 5 शहरों में से टॉप पर कौन सा शहर है? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली सभी शहरों को पीछे छोड़कर इस लिस्ट में टॉप पर है। दिल्ली के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड है। देश में सबसे ज्यादा कार चोरी दिल्ली में होती है और इसमें भी कुछ ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां पर सबसे ज्यादा कार चोरी होती है। पहले ये जो रिकॉर्ड था ये भजनपुरा के नाम था, उत्तम नगर के नाम था, लेकिन अब इस बार कुछ 3 नए नाम जुड़े हैं। उनमें से एक है शाहदरा, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और कार चोरी क्यों होती है उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि यहाँ पर घरों में
पार्किंग नहीं है, अधिकतर गाड़ियां घरों के बाहर पार्क की जाती हैं और इसलिए भी ये अनसेफ हो जाती हैं। हालांकि गाड़ियां चोरी होने की घटनाएं तो आए दिन सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन हाल ही में इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी एको की थेफ्ट रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली चोरों का सबसे फेवरेट शहर है। यही वजह है कि दिल्ली में हर 14 मिनट में एक कार चोरी हो जाती है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है प्रॉपर पार्किंग का न होना। दिल्ली में कार चोरी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शाहदरा बन चुका है। यहाँ के लोग कार चोरों से बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कैमरे तो लगवा दिए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। कैमरा या उसने लगवाए हैं केजरीवाल ने, उनका क्या फायदा है? कोई दिखता तो है नहीं उसमें। हाँ, उसके फोटो ब्लर आती हैं, उसमें चोर को पकड़े तो पकड़े कैसे, आप बताइए। वहीं कुछ लोग दिल्ली पुलिस की लापरवाही और आसपास बनी झुग्गी झोपड़ियों को चोरी की सबसे बड़ी वजह मानते हैं। उनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है, जबकि कुछ लोग स्थानीयों की लापरवाही को चोरी की वजह बताते हैं। उनका मानना है कि लोग लापरवाही से गाड़ी पार्क कर चले जाते हैं। कहीं न कहीं सरकार के भी ढीले हैं और लोग तो है केयरलेस हैं। सर जैसे कि कोई ने जैसे गाड़ी पार्क करी, ये देखते नहीं है लोग है लोग नहीं है, ये ऐसे चल देते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो आई है, चाबी जेब में रखो, आप दूर जाओगे तो लोग हो जाएगी। ये चीज पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, चक्कर में होती है चोरियां। गाड़ी खुली की खुली रहती है, विंडो ओपन छोड़ जाते हैं। हालांकि पूरा सच यही नहीं है। शाहदरा इलाके में कार चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो डंके की चोट पर रातों रात कार उड़ा ले जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस इलाके से सटा हुआ पुलिस थाना है और कार चोर आए दिन चोरी को अंजाम देते रहते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। हाँ, बहुत रोज सुनने को मिलते हैं सर। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे किसी न किसी की चोरी हुई जाती है और बल्कि पुलिस स्टेशन यहीं पे बिल्कुल शाहदरा का मेन सेंटर, उसके पीछे ही इतनी ज्यादा चोरियां होती है, कोई ठिकाने नहीं है यहाँ पे। शाहदरा के लोग कार चोरों से इतने परेशान हैं कि उनसे छुटकारा पाना इन्हें मुश्किल लगता है। इनका मानना है कि कार चोर बेहद शातिर हैं और चोरी के हर फन में माहिर हैं। सब चीजें तो होती हैं इन पे, अब छोटी छोटी चीजों से गाड़ी खोल देते हैं। कहीं भी कुछ भी डाल दिया, कभी स्केल से लेके शीशा तोड़ के। अभी कुछ दिन पहले केस आया, लोग किसी की फॉर्च्यूनर चुरा ली उन्होंने। अब बताओ, इतनी बड़ी गाड़ी, सेंसर भी उसमें चीजें इतनी बढ़िया बढ़िया होती हैं और ऐसी चीजें चोरी करके ले आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें। अब सरकार भी ढीली भी एक तरह से, तो अब काम वाम करती नहीं है। अब तो हर जगह कैमरे लगाओ, उनके कैमरे भी ऐसे होते हैं, इनमें कुछ समझ भी नहीं आता देखने में भी, आधे ज्यादा बंद ही रहते हैं। दिल्ली के पटपड़गंज का हाल तो और भी बुरा है। यहाँ चारों तरफ सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लिहाजा ये इलाका कार चोरों का फेवरेट अड्डा बन चुका है। दिल्ली में वाहन चोर सिर्फ कार ही नहीं बल्कि मोटर बाइक भी उड़ा रहे हैं। अगर कभी कार या बाइक की चोरी नहीं कर पाते हैं तो बैटरी ही निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन कार चोरी की सबसे बड़ी वजह पार्किंग का न होना बताया जा रहा है। पार्किंग न होने से सड़कों पर जाम तो लगता ही है और बड़ी आसानी से कारें चोरी भी हो जाती हैं। ये ऐसा कि लोगों के घर में पार्किंग नहीं है, अंडरग्राउंड कोई बड़ी गाड़ी ले ले तो अंदर जा नहीं पाती, रोड पे खड़ी करते हैं, उस चक्कर में जाम भी लगता है और चोरियां भी होती हैं। एको ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2022 और 2023 के बीच भारत में वाहन चोरी की घटनाओं में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई और दिलचस्प खुलासे हुए हैं। मसलन किस कार पर चोरों की नजर सबसे ज्यादा है, चोरी की वारदात वाले हॉटस्पॉट और सबसे ज्यादा वाहन चोरी किस शहर में हुई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वाहन चोरी की घटनाएं होती हैं। इसके बाद चेन्नई और बेंगलुरु में भी वाहन चोरी की घटनाओं में तगड़ा इजाफा देखा गया है, जो कि चेन्नई में 2022 में 5% से बढ़कर 2023 में 10.5% और बेंगलुरु में 2022 में 9% से बढ़कर 2023 में 10.2% हो गई। इस बीच हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जैसी सिटीज देश में सबसे कम वाहन चोरी वाले शहरों में शामिल हैं। इस दौरान भारत में कारों की तुलना में 9.5 गुना ज्यादा बाइक्स चोरी हुई हैं। ऐसे में सवाल है कि किन ब्रांड्स की कारों पर चोरों की निगाह सबसे ज्यादा होती है। तो इसका जवाब है कि जिस ब्रांड के वाहनों की रोड पर सबसे ज्यादा मौजूदगी होगी उनकी ही सबसे ज्यादा चोरी होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि चोरी हुई सभी कारों में से 47% मारुति सुजुकी की गाड़ियां रही हैं और ऐसा माना जाता है कि जिन कारों की सबसे अधिक मांग होती है और डिलीवरी में वेटिंग होती है उनके चोरी होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि समय के साथ वाहनों में तकनीकी और फीचर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी रफ्तार से चोर भी स्मार्ट होते जा रहे हैं।
वाहन चोरी के लिए ये चोर नई और स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा कार चोरों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए जानते हैं कि दिल्ली कार चोरी पर क्या कहना है पूर्व आईपीएस और दिल्ली के पूर्व एसीबी चीफ मुकेश मीणा का। गवर्नमेंट एजेंसीज ने ऑथराइज पार्किंग कई जगह कर रखी है, उसमें अटेंडेंट भी होते हैं। तो कई लोग उस ऑथराइज पार्किंग फीस को अवॉइड करने के लिए वहां पर पार्किंग नहीं करते जहां की गवर्नमेंट ऑथराइज पार्किंग है, उसको बाहर रोड पे कहीं भी खड़ी कर देते हैं। एज ए रिजल्ट व्हीकल अनअटेंडेड रहता है और क्रिमिनल्स उसका एडवांटेज लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स से बातचीत भी की और गली नुक्कड़ पर रेहड़ी और ठेले पर दुकान लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बधाई दी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ऋण भी वितरित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं गरीबों की गारंटी लेता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। साथ ही रिपोर्ट में संविधान में संशोधन और 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश भी की गई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पीएम आवास पर बैठक हुई। बैठक में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त चुना गया है। हालांकि बैठक में शामिल अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर असहमति जताई और कहा कि कमेटी में सरकार का बहुमत जिसे वो चाहेंगे उसी की नियुक्ति होगी। बिहार महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर पेच फंसता नजर आ रहा है। खबर है कि बिहार में आरजेडी 30 सीटों को अपने पास रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस को 7 और लेफ्ट को 3 सीटें देने का फॉर्मूले पर काम हो रहा है। हालांकि कांग्रेस 7 सीटों से खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार में 11 सीटों की मांग की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसानों ने अपना विरोध जताया। इस महापंचायत में आगे के आंदोलन पर रणनीति भी बनी। हालांकि दिल्ली में इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए और यातायात के लिए कई रास्तों को डायवर्ट भी किया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई। परनीत फिलहाल पटियाला सीट से सांसद हैं और कांग्रेस ने पिछले साल उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले परनीत कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कमल वाला पटका पहनने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और चर्चा है कि परनीत पटियाला से चुनाव लड़ सकती हैं। और खबरों में आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार ने विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के एक एक आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बयान दिया था कि इस कानून के लागू होने पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थी देश में आएंगे, जिसका कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा। केजरीवाल के इस बयान पर शरणार्थियों ने उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल के मंत्री जो रोहिंग्याओं का कैंप है वहां पे जाके राशन देते हैं, पानी देते हैं। डूब के मर जाना चाहिए थे शर्मनाक बयान से। घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ। केजरीवाल माफी मांगे बस और कुछ नहीं। यही उम्मीद लेकर के हम लोग चल रहे थे, लेकिन आज वो उम्मीद में हम लोग खड़ा उतरेंगे
कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आपके आंख में आंसू आ रहे हैं? ये खुशी का आंसू है। बांग्लादेश से 80 के दशक में शरणार्थी बनकर पश्चिम बंगाल पहुंचे सपन कुमार विश्वास को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनका सपना सच होने जा रहा है। CAA कानून के लागू होने से उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे हैं। लेकिन वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के एक बयान पर बवाल हो गया। केजरीवाल ने CAA लागू होने पर शरणार्थियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया तो नाराज शरणार्थियों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये लोगों को नागरिकता देंगे तो ये डाकू बन जाएंगे, ये चोरियां करेंगे, बलात्कार करेंगे। आज तक हमने क्या किया बोलिए? विपक्षी दल CAA के जरिए 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने के फैसले पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा तो पलटवार करते हुए आपने पूछा कि क्या देश से महंगाई बेरोजगारी खत्म हो गई है? भाजपा लेती है गारंटी लॉ एंड ऑर्डर की। भाजपा यहाँ पे दंगे होंगे, यहाँ पे सौहार्द बिगड़ेगा, यहाँ पर चोरियां डकैतियां बढ़ेंगी। क्या ये कराना चाहती है भाजपा? क्या हमारे मुद्दे खत्म हो गए? क्या देश में महंगाई खत्म हो गई? क्या देश में बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या देश में गरीबी खत्म हो गई? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। कांग्रेस ने तो CAA की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। कानून के बनने के बाद 6 महीने 1 साल के अंदर रूल तो लागू होने चाहिए ना। 4 साल लगे हैं, 4 साल 3 महीने लगे हैं। मकसद क्या था? 2019 में कानून बनाओ और 2024 के चुनाव के ठीक 1 महीने पहले पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ध्रुवीकरण को आगे लेने के लिए इन्होंने ये रूल्स अभी लाया। मुहूर्त क्या था? पहले क्यों नहीं लाया? वहीं CPM ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सरकार की नाकामी जग जाहिर हो चुकी है। जहां पर उनकी अपनी सरकार है वो चाहते थे कि इसको लागू करके CAA को यहाँ सांप्रदायिकता के आधार पर पोलराइजेशन हो, विभाजन हो। वो हो नहीं रहा है। असम में उनके जो अपने समर्थक हैं वो हड़तालें कर रहे हैं, वो CAA के दस्तावेज को जला रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन्होंने बिना सोचे समझे इसको लागू करने का काम किया है और रोज वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर भारतीय नागरिकता देने से जुड़ा कानून वापस नहीं लेने जा रही। मतलब साफ है कि CAA पर छिड़ा सियासी संग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा और इसकी गूंज चुनावी रैलियों में सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई, जहां सेंसेक्स 335 अंक चढ़कर 73,097 पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 149 अंक बढ़कर 22,145 पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को सोने का भाव 250 रूपए बढ़ गया, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 66,200 रूपए हुई। वहीं चांदी के दाम में भी 1,700 रूपए का उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 77,000 रूपए हो गया।
मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वायाकॉम 18 मीडिया में पैरामाउंट ग्लोबल की हिस्सेदारी खरीद सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पैरामाउंट ग्लोबल की कुल 13.01% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। दोनों कंपनियों के बीच ये डील $517 मिलियन यानी करीब 4,286 करोड़ रुपए में हुई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी गुजरात के सरकारी स्कूलों को लेकर जारी किए गए एक महत्वपूर्ण आदेश की। गुजरात में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पान मसाला खाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया है। इस आदेश का सर्कुलर गुजरात के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है ताकि वे सभी स्कूलों में इसे लागू करवाएं और स्कूल में बच्चों के सामने पान मसाला खाने वाले शिक्षकों पर एक्शन लें। अहमदाबाद में हमारे सहयोगी अतुल तिवारी ने एक स्कूल के बाहर स्थिति का जायजा लिया और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों और आम लोगों से बातचीत कर सरकार के आदेश पर उनकी राय जानी। जिस प्रकार के दृश्य आप देख रहे हैं, अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन संचालित स्कूल के ये दृश्य हैं, जहां बिल्कुल बाहर स्कूल के दीवार के पास ही एक छोटी सी लारी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से स्कूल के आसपास लारी और गल्ले जो हैं वहां पे पान मसाला, गुटखा और सिगरेट जो है उसकी बिक्री भी होती है। खास करके नियम ये भी है कि स्कूल के 100 मीटर के करीब ऐसी कोई भी पान मसाला या सिगरेट मिलने वाली लारी या गल्ला या किसी प्रकार की दुकानें नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में जिस प्रकार का सर्कुलर शिक्षा विभाग ने जारी किया है, इसको लेकर किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी ये देखना जरूरी बन गया है। लेकिन इस सर्कुलर के जरिए कहीं ना कहीं गुजरात सरकार ने इस बात का स्वीकार किया है कि गुजरात की स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षक बच्चों के सामने पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जिस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी। जहां तक गुजरात का सवाल है, मैंने खुद देखा है कि गुजरात की स्कूलों के जो मास्टर हैं, क्लर्क्स है, प्यून्स है, इवन प्रिंसिपल, वो क्लास के अंदर स्कूल के कैंपस में ये मावा जिसको बोलते हैं गुटखा खाते रहते हैं। गुजरात में गुटखा प्रतिबंधित है, फिर भी ये लोग कहीं से पाते हैं, खाते हैं, और ये जब बच्चों के सामने खाते हैं तो स्वाभाविक है कि छोटे बच्चे भी उसकी आदत के शिकार हो जाते हैं। अगर कोई शिक्षक ऐसे तम्बाकू खाता हुआ पाया जाता है या उसके लिए क्या एक्शन लेने हो या हमें प्रक्रिया करनी है, उसके रिगार्डिंग हमें ये गाइडेंस दिया गया है। तो हम भी हमारी जिले की तमाम स्कूल्स में अगर ऐसी कोई बात है तो वो रोक दी जाए, या ऐसे कोई जो भी परिपत्र में हमें सूचना दी गई है उस हिसाब से हम हमारी सभी स्कूल्स में अमलवारी हो वो हम डिसाइड करेंगे। सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक सर्कुलर गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी करना पड़ा जिसमें कहा गया है कि शिक्षक जो कि स्कूल में बच्चों के सामने पान मसाला और सिगरेट का सेवन कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। सबसे पहले तो मैं गुजरात गवर्नमेंट का जिन्होंने भी ये सर्कुलर निकाला है उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे ये हर स्कूलों में पर्टिकुलरली प्राइवेट छोड़ के तकरीबन देखा गया है कि स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स ये लोग भी सेवन करते हैं और इनका असर बच्चों पे गलत तरीके से पड़ता है और ये धीरे धीरे उड़ता गुजरात भी बन सकता है। तो मेरा कहना ये है कि इसके लिए निकाला तो ठीक है सर्कुलर, बट इसको इम्प्लीमेंट करना दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर शिक्षक उनके सामने अगर पान मसाला गुटखा खाता है तो ये उसका इतना खराब इफेक्ट पड़ता है, तो क्योंकि गुरु जो करता है उसका आदर्श होता है और उनका जो पहनावा, उनका वाणी, वर्तन, व्यवहार, वो सबका इफेक्ट विद्यार्थी पे पड़ता है और ये बहुत बुरी बात है। उनको खुद समझना चाहिए और सरकार को ये परिपत्र जारी करना पड़ा, वही सबसे बड़ी दुखद बात है कि क्यों करना पड़ा। लोगों, शिक्षक को खुद समझ रहे कि हम विद्यार्थी के आदर से हम गुरु है। आज हमको हमारे बच्चे आज एजुकेशन के लिए हम टीचर्स के भरोसे हम भेज रहे। माँ बाप तो टीचर, माँ बाप से ज्यादा टीचर उनका वैल्यू ज्यादा समझते। तो ये जो डिफरेंस है ना, जो खाने पीने की चीजों, जो व्यसन, जो मसाला, गुटखा, बीड़ी, ये हमारे गुजरात में बहुत ज्यादा है।
इसको स्कूल के लेवल के आसपास बहुत दिखा जा रहा है। यहाँ तक पुलिस भी देखती है, स्कूल है वहाँ नीचे बच्चे लोग को गलत ट्रैक पे लोग ले जाने वाले भी काफी लोग हैं। वहां रोकने के लिए एक एजुकेशन मिनिस्टर को इस पे एक्ट लाना जरूरी है। वो एक्ट ऐसा होना चाहिए कि नेले पे दहला पड़ना चाहिए कि उसका रिजल्ट 10 दिन 15 दिन में होना चाहिए। मैंने गांव में देखा है, जहाँ गांव की स्कूल है उसके 100 मीटर के अंदर त्रिज्या के अंदर ही 5 गल्ला मसाला गुटखे की स्कूल चल रही है। वहाँ गांव में कितने शिक्षक ऐसे भी है कि बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ रौनक का पड़ीका लेके आओ बेटे हमारे लिए। तो ये जो सर्कुलर बाहर पाड़ा है सरकार ने, जो नियम लगाए वो कड़क से कड़क उसका पालन हो वो ज्यादा जरूरी है। और उसके ऊपर पुलिस खाता का कोई नियंत्रण हो, गांव का सरपंच का नियंत्रण हो तो कुछ हो सकता है। जो टीचर है उसको कड़क सजाए मिलनी चाहिए तो ही वो सफल होगा, वरना तो सफल होना मुश्किल है। सरकार ने अश्लीलता परोसने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर कार्रवाई की, जिसमें 18 OTT प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन OTT ऐप्स को पहले भी अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर किसी तरह का कोई सुधार नहीं देखा गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।